ओके सो हेलो एंड वेलकम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। सो केमिकल इक्विलिब्रियम में सबसे पहले हम समझते हैं कि केमिकल रिएक्शंस क्योंकि इसमें इन्वॉल्व होंगे, तो हमको पहले रिएक्शंस को समझना होगा कि रिएक्शंस कितने टाइप की होती हैं। तो आप सामने देख पा रहे होंगे क्लासिफिकेशन आपके सामने है, जिसमें बताया गया है कि रिएक्शंस दो तरह की होती हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शंस एंड रिवर्सिबल रिएक्शंस। ओके, सो ये समझना बहुत ही आसान है। देखो कि अगर मान लो किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन पा रहा है, लेकिन प्रोडक्ट वापस कन्वर्ट नहीं हो सकता है रिएक्टेंट में, तो रिएक्शंस इरिवर्सिबल होंगी। और अगर मान लें कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना दे रहा है और प्रोडक्ट फिर से कन्वर्ट हो जा रहा है रिएक्टेंट में, तो वो रिएक्शंस कैसी होंगी? रिवर्सिबल होंगी। ठीक है, तो अगर एक ही डायरेक्शन में रिएक्शन चलेगी तो रिएक्शन इज इरिवर्सिबल, और अगर दोनों डायरेक्शन में चलती हैं तो रिएक्शन इज रिवर्सिबल। अब क्योंकि इसको समझना बहुत ही आसान है, तो आपके सामने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, आप उनको देख लें। ओके, स्टार्ट करते हैं। सो देखो, यहाँ पे लिखा है कि आपके पास में द रिएक्शन विच प्रोसीड्स इन वन डायरेक्शन, है ना, फर्स्ट पॉइंट में पढ़ रहा हूँ, ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन ओनली, तो रिएक्शन क्या है? इरिवर्सिबल है। सिमिलरली अगर आप फर्स्ट पॉइंट इरिवर्सिबल का देखें, द रिएक्शन विच प्रोसीड्स इन बोथ डायरेक्शन, है ना, मतलब फॉरवर्ड भी जाएंगी और बैकवर्ड भी जाएंगी, तो रिएक्शन कैसी है? रिवर्सिबल है। सेकंड कह रहा है रिएक्टेंट्स आर ऑलमोस्ट completely converted into products, है ना, products do not react to form reactants again। तो इसमें एक बात समझ में आ रही है कि जो इरिवर्सिबल रिएक्शन है वो कंप्लीशन पे चल जाती है। अच्छा, कंप्लीशन क्या होता है कि मान लो कि आपके पास रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है और आपने इसके 2 मोल्स लिए, तो बाय द टाइम ये आर पी में कन्वर्ट होते रहेगा, तो ये खत्म होते होते एक टाइम ऐसा आएगा जब ये ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा? 0, है ना, और ये कितना बन जाएगा? 2 मोल बन जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं वो कंप्लीशन पे जाती हैं। बट अगर रिवर्सिबल में जाएंगे तो क्या होगा कि मान लो अगर आपने 2 मोल लिया है, तो इसमें से कुछ अमाउंट मान लो, अगर कुछ भी मान लो, अगर 1 मोल या कुछ कोई भी एक्स अमाउंट मान लो, एक्स मोल अगर डिकम्पोज हुआ है तो एक्स मोल बन जाएगा। बट क्योंकि अब ये प्रोडक्ट फिर से क्या कन्वर्ट होता है रिएक्टेंट में, तो हमेशा रिएक्शन में दोनों ही प्रेजेंट रहेंगे। कोई भी जो कंपोनेंट है, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट है, ये 0 नहीं हो पाएगा। तो रिएक्शन कभी भी कंप्लीशन पे नहीं जाती। ठीक है, हर समय हर टाइम पे हर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसलिए रिएक्शन कंप्लीट नहीं होती। कौन सी? रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल कंप्लीशन पे जाती। थर्ड है कि रिएक्शन अगर इरिवर्सिबल है तो इट डू नॉट अटेन इक्विलिब्रियम स्टेट। इसका मतलब है कि रिएक्शन अगर इरिवर्सिबल है तो कभी भी इक्विलिब्रियम अटेन नहीं कर सकती। इसलिए हमने रिएक्शंस को पढ़ा है पहले कि इक्विलिब्रियम अगर आपको पढ़ना है तो पहले आप देखो रिएक्शंस कौन सी। तो इससे हम समझे कि ओनली रिवर्सिबल रिएक्शन में ही इक्विलिब्रियम पढ़ा जा सकता है। ओके, देखो उसके बिल्कुल अगेंस्ट पॉइंट है हमारे पास में, अटेन द इक्विलिब्रियम स्टेट एंड नेवर गो टू कंप्लीशन। थर्ड पॉइंट रिवर्सिबल का। ओके, ठीक है, फिर आगे देखो फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या है? फोर्थ पॉइंट है कि इनको हम एक सिंगल एरो से शो करते हैं, और ये साइन ऑफ रिवर्सिबिलिटी है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास में है कुछ एग्जांपल्स दिए, जैसे प्रेसिपिटेशन। जैसे आप देखो कि NaCl लिया है और रिएक्शन से करा दी किससे? AgNO3 से। तो हुआ क्या कि NaNO3 तो बन जाता है, बट जो AgCl है वो प्रेसिपिटेट हो गया, सॉलिड बन के प्रेसिपिटेट हो गया। तो इससे क्या होता है? अभी रिएक्शन बैकवर्ड होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये तो सोल्यूशन में रहेंगे आयन की फॉर्म में, और ये सॉलिड बन के नीचे जा चुका। तो अब ये आपस में रिएक्ट करके रिएक्शन को बैक नहीं ले जा सकते, इसलिए ये इरिवर्सिबल रिएक्शन। सो प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस होती हैं वो इरिवर्सिबल होती हैं। ओके, इसी के साथ न्यूट्रलाइजेशन। अगर आप एसिड की रिएक्शन किससे करा दें? बेस से करा दें, तो सॉल्ट वाटर बन जाता है। तो मोस्टली आपने देखा होगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का जो सॉल्ट है वो हाइड्रोलाइज नहीं होता है, मतलब अगर ये H2O से रिएक्ट करता ही नहीं है NaCl, तो रिएक्शन बैकवर्ड नहीं जा सकती है। ऐसे ही KClO3 को जब हीट करते हो तो KCl मिलता है और O2 मिलता है। अब ये दोनों सब्सटेंस भी आपस में रिएक्ट नहीं करते हैं, है ना। दूसरी बात, O2 गैस है, ठीक है, और जो KCl है वो सॉलिड मतलब सोल्ट है, तो इनकी नेचर है कि रिएक्शन नहीं करते। दूसरी बात, ये गैसेस प्रोडक्ट हो सकता है कि ये एस्केप भी हो जाए। ठीक है, तो इसलिए ये रिएक्शन बैकवर्ड पॉसिबल नहीं है। फिर नीचे बताया कि देखो कुछ रिएक्शंस हैं वो रिवर्सिबल तो होती हैं, बट क्योंकि आपने इनको ओपन वेसल में ले लिया तो फिर इरिवर्सिबल हो जाती हैं। जैसे एक देखो काफ़ी अच्छा एग्जांपल लिया है CaCO3 की डिकम्पोजिशन का।
तो अगर CaCO3 डिकम्पोज हुआ तो ये आपको देगा CaO सॉलिड और क्या देगा CO2 गैस। सो दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल ओनली अगर आप इसको किस में कराएं, क्लोज कंटेनर में, क्योंकि अगर कंटेनर ओपन रहा तो ये CO2 तो बाहर निकल जाएगी, और CO2 अगर बाहर निकल जाए क्योंकि गैस है ना, एस्केप हो जाएगी। अगर ये बाहर निकल गए तो फिर इस रिएक्शन का बैकवर्ड होना पॉसिबल नहीं। ठीक है, तो इसलिए ये रिएक्शंस रिवर्सिबल हैं, बट क्योंकि आपने ओपन वेसल में कराई है तो ये फॉरवर्ड ही आएंगे बस, फिर बैकवर्ड नहीं जा पाएंगे, तो रिएक्शन कैसे बन जाएंगी, इरिवर्सिबल बन जाएंगी। ठीक है, इनके सबके अगेंस्ट पॉइंट सामने लिखे हैं। देखो जैसे ये सब एग्जांपल बताएं कि ये सब रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं। H2I2HI बनाता है, रिवर्सिबल प्रोसेस है। N2O2NO बनाता है, रिवर्सिबल प्रोसेस है। N2+3S2NH3 हैबर प्रोसेस बहुत ही फेमस रिएक्शन है, रिवर्सिबल है। ठीक है, कुछ लिक्विड फेज की रिएक्शंस भी हैं, जैसे एसिटिक एसिड और अल्कोहल, एस्टरिफिकेशन कहते हैं उसको। ठीक है, ये पूरा लिक्विड फेज में चलता है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। कुछ फेज ट्रांसफॉर्मेशन सॉलिड फेज, जैसे कार्बन डायमंड, कार्बन ग्रेफाइट, इसको हम फेज इक्विलिब्रियम में पढ़ेंगे भी कि प्रेशर बढ़ाने पे क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है, ये सब पढ़ेंगे। तो ये सब रिएक्शंस कैसी हैं, रिवर्सिबल है। देखो सेम रिएक्शन जो यहाँ ओपन वेसल में थी, अगर आपने यहाँ क्लोज वेसल में करा दी तो ये रिएक्शन कैसे हो जाएंगी, रिवर्सिबल हो जाएंगी, क्योंकि फिर जो आपका जो गैसेस प्रोडक्ट है वो अवेलेबल रहेगा दूसरे वाले प्रोडक्ट के लिए, आपस में रिएक्ट करके फिर ये रिएक्टेंट बना सकते हैं। तो ये रिएक्शंस कैसे हो जाएंगी, रिवर्सिबल हो जाएंगी। ओके, तो अब तक हमने जो बात पढ़ी है ना, वो ये सजेस्ट कर रहा है हमको कि रिएक्शंस दो टाइप की होती हैं, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। और दूसरी बात ये है कि जो इक्विलिब्रियम पढ़ा जाता है वो ओनली रिवर्सिबल रिएक्शंस पे पढ़ा जाता है। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं इक्विलिब्रियम के बारे में कि देखो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है। एक्चुअली इक्विलिब्रियम आपने काफ़ी सारी जगह पढ़ा है, उसमें से एक फिजिक्स में आपने कुछ इक्विलिब्रियम पढ़ा होगा। ठीक है, इक्विलिब्रियम स्टेट का मतलब वही होता है। ठीक है, तो मैं समझाता हूँ आपको। देखो इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होती है। ठीक है, स्टेट एट विच वेरियस, ठीक है, वेरियस फोर्सेज आर वर्किंग और अप्लाइड बट नेट फोर्स इज जीरो। सो अगर किसी स्टेट पे ऐसा है तो आप उस स्टेट को इक्विलिब्रियम स्टेट कह देते हैं। ठीक है, इसको आप इक्विलिब्रियम स्टेट कह देते हैं। ठीक है, तो कोई भी स्टेट जिसपे खूब सारे फोर्सेस काम कर रहे हैं बट आपका नेट फोर्स या डिराइविंग फोर्स लास्ट में अगर जीरो हो गया तो उस स्टेट को हम कहते हैं कि उस रिएक्शन ने या उस सिस्टम ने इक्विलिब्रियम स्टेट को अटेन कर लिया है। ओके, अब बात यह है कि भाई केमिस्ट्री में इसका क्या मतलब है। तो फिजिक्स में तो समझ में आता है कि मान लो आपने एक ब्लॉक रखा और आपने एक ब्लॉक पे यहाँ से फोर्स लगाया, यहाँ से फोर्स लगाया, अगर दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड सेम है तो हम कह देंगे इक्विलिब्रियम है और दोनों फोर्सेस लग रहे हैं। लेकिन रिएक्शन में इसको कैसे समझा जाए, तो आप समझो कि रिएक्शन में आप रिएक्टेंट को जब रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हो तो उनका जो अमाउंट वेरी करता है, उसके बेसिस पे इसको समझते हैं। अच्छा, क्या मतलब है इसका, देखो, तो अगर हम केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करें, ठीक है, या आप केमिकल रिएक्शन की बात करें तो आप समझना क्या है। सो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, लेट से आपके पास रिएक्शन है, R इज गिविंग P, हियर R स्टैंड्स फॉर रिएक्टेंट्स एंड P स्टैंड्स फॉर प्रोडक्ट्स। अब जब भी आप किसी रिएक्शन को कराएंगे तो पहले आप कुछ अमाउंट लेंगे रिएक्टेंट का। तो लेट से T इक्वल्स टू जीरो, टाइम जीरो एक ऐसा समय है जब आपने ओनली रिएक्टेंट लिया है, रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है। तो आपके पास लेट से कुछ तो अमाउंट होगा रिएक्टेंट का। तो हमने माना कि A मोल्स हैं आपके पास रिएक्टेंट के, और क्योंकि रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है तो प्रोडक्ट का अमाउंट नहीं है हमारे पास, जीरो है। अब हुआ क्या, जैसे जैसे कुछ टाइम चलेगा, लेट से T इक्वल्स टू 10 सेकेंड्स। अब T इक्वल्स टू 10 सेकेंड्स में क्या होगा कि R किस में कन्वर्ट होगा, P में, क्योंकि स्टार्टिंग में P तो है ही नहीं। तो इस रिएक्शन में रिवर्सिबिलिटी का साइन लगाया, बट T इक्वल्स टू जीरो पे रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं हो सकती क्योंकि प्रोडक्ट है ही नहीं। तो रिएक्शन ओनली फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही जा सकती। तो अब होगा क्या कि A में से कुछ अमाउंट माइनस होगा, लेट से कि A का कुछ पार्ट कन्वर्ट हो गया P में, तो A माइनस एक्स लिख दिया आपने कि X मोल्स, A में से X मोल्स रिएक्टेंट के प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए। अब देखो, सिंस स्टोइशियोमेट्री इज 1:1, मतलब यानी 1 मोल रिएक्टेंट 1 मोल प्रोडक्ट बना रहा है। तो अगर X मोल रिएक्टेंट आपके पास है, यानी X मोल रिएक्टेंट आपका जो रिएक्ट किया है तो वो कितना प्रोडक्ट बनाएगा, X मोल प्रोडक्ट बना देगा। अच्छा,
अब देखो हुआ क्या कि अब आपके पास दोनों चीजें अवेलेबल है, रिएक्टेंट भी है और प्रोडक्ट भी है, दोनों है आपके पास। अब ये रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में चल सकती है, बट अभी इक्विलिब्रियम अटेन हुआ है, इसको नहीं कह सकते हैं। ये एक 10 सेकेंड की एक ऑब्जर्वेशन है कि t=10 पे ऐसा हुआ है। अभी भी हो सकता है कि देखो ये जो डायरेक्शन है, कौन सी डायरेक्शन है, फॉरवर्ड है, और ये कौन सी डायरेक्शन है, बैकवर्ड है। अभी भी हो सकता है कि किसी एक डायरेक्शन की रेट तेज चल रही हो, है ना। लेट से कि मैं एक ऑब्जर्वेशन ले रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। लेट से कि पर सेकेंड दो मोल कहूँगा तो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक ले लेते 2 मोल, क्या दिक्कत है, ठीक है। लेट से पर सेकेंड रिएक्टेंट के 2 मोल्स कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट में, और पर सेकेंड 1 मोल रिएक्टेंट 1 मोल प्रोडक्ट कन्वर्ट हो जा रहा है रिएक्टेंट में। तो इससे क्या समझे कि देखो पर सेकेंड फॉरवर्ड रिएक्शन तेज जा रही है और बैकवर्ड रिएक्शन स्लो जा रही है। तो ये इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं है, क्योंकि इसमें नेट चेंज रिएक्टेंट से प्रोडक्ट ही हो रहा है। क्योंकि देखो पर सेकेंड है ना, अगर 1 सेकेंड में 2 मोल किस में कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट में, तो प्रोडक्ट से 1 मोल कन्वर्ट हो गया किस में, रिएक्टेंट में। तो नेट आप देखोगे तो 1 मोल प्रोडक्ट बन गया ना, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये अभी इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं, हो सकता है थोड़ी बाद में आए, तो हमने बाद में देखा। फिर हमने लेट से t=20 सेकेंड्स पे देखा। तो जब t=20 सेकेंड्स पे देखा तो लेट से ये अमाउंट x1 है। अब a नोट में से जो अमाउंट माइनस होगा चेंज हो जाएगा, लेट से इट इज x2, और ये क्या हो गया, x2। अब हमने देखा कि t=20 सेकेंड पे हम आ गए और ये अमाउंट चेंज हो गए। लेट से अब इसमें से जो मोल्स माइनस हो गए वो चेंज हो गए। लेकिन फिर हमने क्या देखा कि t=20 सेकेंड के बाद हमने देखा कि t=30 सेकेंड पे चेक किया, तब भी a माइनस जो x2 था और ये भी x2 था। फिर हमने t=40 पे देखा, हमने देखा कि ये अभी भी a माइनस x2 है और ये भी x2 है। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो कि देखो इन ऑब्जर्वेशंस में ये चेंज होना बंद हो गया है। एक मिनट, हाँ, इसका मतलब ये है कि ये जो ऑब्जर्वेशन है इसमें चेंज होना बंद हो गया है। अच्छा, चेंज होना बंद हो गया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा होगा उतना ही प्रोडक्ट वापस किस में कन्वर्ट हो गया होगा, रिएक्टेंट में। तो फिर जो रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट, उनकी कंसंट्रेशन चेंज होना क्या हो गई, बंद हो गई है। दिस स्टेट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम स्टेट है ना। तो इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होता है, इक्विलिब्रियम स्टेट होता है कि स्टेट एट विच जो भी आपकी मेजरेबल या ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज हैं रिएक्शन में, है ना, जो भी आपकी मेजरेबल या ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज हैं वो चेंज होना क्या हो जाए, बंद हो जाए। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, स्टेट एट विच मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ दिस सिस्टम अच्छा, होती कौन है मेजरेबल प्रॉपर्टीज, जैसे मोल्स हैं, कंसंट्रेशन है, प्रेशर है, टेम्परेचर है, कलर, काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं जो भी आप रिएक्टेंट को ऑब्जर्व कर सके, रिएक्टेंट प्रोडक्ट को ऑब्जर्व कर सके, ये सभी मेजरेबल प्रॉपर्टीज हैं, है ना। बिकम्स या रिमेन्स कांस्टेंट, ये चेंज होना बंद हो जाती हैं। अच्छा, बात समझ में आ गई। बट एक बात बताओ, क्या a माइनस x2, ठीक है, a माइनस x2 और x2 क्या इक्वल आएगा, मतलब क्या इक्विलिब्रियम वो स्टेट है जहां पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इक्वल है, ठीक है, ये आप नहीं कह सकते, ये अलग भी हो सकते हैं। तो a माइनस x2 एंड x2 का जो अमाउंट है, लेट से कि आपने स्टार्टिंग में 2 मोल्स लिए थे, तो 2 में से मान लो कि 0.5 मोल्स माइनस हुआ और 0.5 प्रोडक्ट बन गया, तो ये कितना हो गया, 1.5, और ये कितना बन गया 0.5। तो अगर इस स्टेट में इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया तो अब ये 0.5 ही रहेगा और ये 1.5 ही रहेगा। बट देखो ये दोनों सेम नहीं है, बट हो सकता है कि 2 में से कितना माइनस हो, x, और ये मतलब 2 में से जो x माइनस हुआ वो 1 हो और ये 1 हो। तो अब क्या हुआ,
कि ये भी 1 हो गया और ये भी 1 हो गया, ये भी एक ऑब्जर्वेशन है, ये हो सकता है, बट ये नेसेसरी नहीं कि ऐसा ही हो। तो अब आप समझो कि हमने जो बोला, ठीक है, कि इक्विलिब्रियम स्टेट पे जो भी आपकी मेजरेबल प्रॉपर्टीज हैं वो क्या होनी चाहिए, वो कांस्टेंट हो जाती हैं। बट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन सेम होगी, ये हो भी सकता है और नहीं भी, जरूरी नहीं है कि ऐसा होगा ही। तो हम क्या लिखेंगे, हमने लिखा है स्टेट एट विच मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम लाइक मोल्स, कंसंट्रेशन, प्रेशर, टेम्परेचर, कलर बिकम्स क्या है, कांस्टेंट, बट नॉट नेसेसरीली सेम। नॉट नेसेसरीली, एक मिनट, नॉट नेसेसरी इस लिख देता हूँ, ठीक है, नॉट नेसेसरी सेम या इक्वल, है ना, ये इक्वल हो ये जरूरी नहीं। ओके, अब देखो, तो एक पॉइंट ये हो गया इक्विलिब्रियम के बारे में। दूसरा कि सर इक्विलिब्रियम कब अटेन होगा, हाँ एक चीज़ के बारे में हम श्योर हैं कि जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है उतना ही प्रोडक्ट किस में कन्वर्ट होना चाहिए, रिएक्टेंट में। यानी एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन बिकम, ठीक है, इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम स्टेट पे क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम स्टेट जो रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन है और जो रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन हो क्या होंगी, इक्वल होंगी, ठीक है। चलो बहुत सही बात। तो हमने 2 पॉइंट इक्विलिब्रियम पे सीख लिए कि इक्विलिब्रियम पे एक तो जो मेजरेबल प्रॉपर्टीज हैं सिस्टम की, यानी रिएक्टेंट के प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, मोल्स, प्रेशर, टेम्परेचर, ये जो हैं ये क्या हो जाते हैं, कांस्टेंट हो जाते हैं। जरूरी नहीं है इसकी सेम हो भी सकते हैं और नहीं भी, ये कॉन्फिडेंस है। लेकिन जो रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन है, ये जरूरी है कि क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, तभी वो कांस्टेंट होगा, ठीक है। अब देखो अगर आप ग्राफ्स पे चलें, ठीक है, अगर आप ग्राफ्स को थोड़ा स्टडी करें तो आपको और भी थोड़ी क्लियरिटी मिल जाएगी कि कैसे इक्विलिब्रियम काम कर रहा है। लेट्स से हमारे पास रिएक्शन है R इज गिविंग P और आपसे कहा गया कि आप क्या करो कि एक ग्राफ प्लॉट करके देखो। यहां है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और यहां है टाइम। तो आप सोचो जब हमने स्टार्टिंग में काम किया था, T इक्वल्स टू 0 की बात कर रहा हूं, तो T इक्वल्स टू 0 पे रिएक्टेंट की कुछ कंसंट्रेशन थी। तो लेट्स से ग्राफ स्टार्ट होगा यहां से। अब टाइम के साथ रिएक्टेंट कम होता गया, ठीक है, जैसे जैसे टाइम आगे गया तो रिएक्टेंट कम होता गया। अब जब रिएक्टेंट कम हुआ तो क्या हमेशा कम होता गया, नहीं, रिएक्टेंट कम हुआ, बट कम होते होते एक टाइम आया जब इक्विलिब्रियम अटेन हो गया और फिर ये कांस्टेंट हो गया, तो कोई चेंज होना बंद हो गया, ठीक है। सो दिस इज द वेरिएशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विथ टाइम। तो अब कोई आपसे पूछे कि बताओ इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन कैसे निकालोगे, तो देखो जहां पे ये ग्राफ फ्लैट हुआ है, जहां पे कंसंट्रेशन चेंज होना बंद हुई है, मतलब उसके करस्पॉन्डिंग जो कंसंट्रेशन होगी दैट इज आर इक्विलिब्रियम, यानी ये रिएक्टेंट की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, ठीक है। अच्छा अगर सेम ग्राफ हम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का बनाते तो क्या होता, वो भी आसान है, देखो कैसे। अब देखो आप T इक्वल्स टू 0 पे आओ, यहाँ है आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो यहाँ हमारे पास टाइम, यहाँ है टाइम T। अब जब टाइम 0 था तो प्रोडक्ट भी 0 था, तो ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होगा, और टाइम के साथ प्रोडक्ट बढ़ा, लेकिन हमेशा नहीं बढ़ा, बढ़ते बढ़ते फिर क्या हो गया, वो भी एक टाइम पे जाके क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो जब वो कांस्टेंट हो गया तो उसके करस्पॉन्डिंग जो कंसंट्रेशन थी दैट इज P इक्विलिब्रियम, वो प्रोडक्ट की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन थी, ठीक है।
और ये जो आर लिखा है ये वेरिएशन बता रहा है कि यहाँ रिएक्टेंट बढ़ रहा है और ऐसे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। ठीक है, ओके। अगर आप दोनों ग्राफ्स को एक ही जगह बनाना चाहें कि हम तो y एक्सिस पे कंसंट्रेशन का एक्सिस रख लेते हैं, कंसंट्रेशन का एक्सिस रख लेते हैं, है ना, यहाँ कंसंट्रेशन है और यहाँ टाइम। तो आपको पता है जो रिएक्टेंट है वो हमेशा ऊपर से आएगा। ठीक है, जो रिएक्टेंट है वो हमेशा ऊपर से आएगा। देखो कैसे, आप समझो कि यहाँ पे रिएक्टेंट है आपके पास, ठीक है, ये रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट टाइम के साथ क्या होगा, कम होगा, तो कम होता होता क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये है रिएक्टेंट की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। और जो प्रोडक्ट है वो बढ़ेगा, तो वो भी बढ़ता बढ़ता, मैं मान रहा हूँ ऐसे चल रहा है, ये वेरिएशन उसका। तो ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हमने मान ली। अब इक्विलिब्रियम कहाँ स्टेब्लिश हुआ, जहाँ इनकी कंसंट्रेशन क्या हो गई, कांस्टेंट। जैसे देखो यहाँ तो चेंज हो रही है, अब यहाँ मान सकते हो आप कि यहाँ क्या हो गया, ये कांस्टेंट। तो यानी ये जो टाइम है, इस टाइम पे इक्विलिब्रियम अटेन हो गया है। ठीक है, जब ये दोनों चेंज हो रहे हैं तब इक्विलिब्रियम अटेन नहीं हुआ। एक गलतफहमी होती है कि सर जब ये इक्वल है तो क्या है, तब बिल्कुल इक्विलिब्रियम नहीं है, क्योंकि अभी तो ये कंसंट्रेशन इक्वल हैं लेकिन अभी कांस्टेंट नहीं हुए, चेंज हो रहे हैं। तो जहाँ पे कंसंट्रेशंस कांस्टेंट हो जाती हैं वहाँ पे इक्विलिब्रियम अटेन होता है। ठीक है, तो कंसंट्रेशंस इक्वल हो इक्विलिब्रियम पे, दैट इज कोइंसिडेंस, बट वो कम भी हो सकती हैं और ज़्यादा भी हो सकती हैं एक दूसरे से, है ना। सो वो एक अलग चीज़। ओके, सो अब आगे हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक कमाल की चीज़ है ना, दैट इज कॉल्ड एक्सटेंट ऑफ इक्विलिब्रियम। अच्छा, ये क्या बात है, देखो ये थोड़ा और आपको क्लियरिटी देगी कि इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशंस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है ना। सो लेट्स से कि सेम मैं रिएक्शन मानता हूँ कि आपके पास एक रिएक्टेंट है जो बी दे रहा है। तो आपने इनिशियली इसके कितने मोल्स ले लिए, ए, टी इक्वल्स 0 पे इसके ए मोल्स हैं, ये कुछ भी नहीं है। फिर टाइम टी पे, ठीक है, टाइम टी पे कोई भी टाइम टी है उस पे ए माइनस एक्स है और एक है एक्स, ऐसे ये चल रहा है। अब ये एक्स कितना है वो डिपेंड करेगा कि ग्राफ कैसे बनेंगे, है ना। तो हमारा जो टॉपिक है मैं एक बार डाल देता हूँ, दैट इज एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन या एक्सटेंट ऑफ इक्विलिब्रियम। अच्छा, एक्सटेंट का मतलब होता है कि कितना प्रोडक्ट बना। अगर मान लो आपकी रिएक्शन जस्ट स्टार्ट हुई और स्टार्ट होते ही इक्विलिब्रियम आ गया, तो आपका बहुत थोड़ा सा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाया होगा और इक्विलिब्रियम आ गया। तो अब हुआ क्या कि बहुत थोड़ा सा रिएक्टेंट ने अगर प्रोडक्ट बनाया तो आपका प्रोडक्ट कम बना, तो हम कहते हैं कि ऐसी रिएक्शंस लेस एक्सटेंट की रिएक्शंस होती हैं, जिनका एक्सटेंट कम है। लेकिन मान लो अगर आपका जो रिएक्शन है खूब फॉरवर्ड गई, पहले दिन आपका रिएक्टेंट काफ़ी कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में और उसके बाद में इक्विलिब्रियम आया, फिर मतलब बाद में वो चेंज होना बंद हुए, तो हम कहेंगे उसका एक्सटेंट अच्छा है ना, लार्ज एक्सटेंट की रिएक्शन या हाई एक्सटेंट की रिएक्शन है, बहुत आगे तक रिएक्शन गई है। और अगर बीच में एक्सटेंट है तो फिर उसको मॉडरेट एक्सटेंट कहेंगे। ठीक है, तो मैं आपको समझाता हूँ इसको, ये कैसे। देखिए, तो बात ये है कि इसके 3 केसेस बनाता हूँ मैं। तो केस फर्स्ट इज कि मैंने क्या किया, ये यहाँ पे कंसंट्रेशन है और यहाँ टाइम। अब हुआ क्या कि रिएक्टेंट कम हुआ, तो यहाँ रिएक्टेंट को बनाया, अब रिएक्टेंट कम हुआ और बहुत थोड़ा सा कम हुआ और क्या आ गया, इक्विलिब्रियम। तो फिर प्रोडक्ट भी तो उसी प्रोपोर्शन बनेगा, प्रोडक्ट भी बहुत थोड़ा सा बड़ा और क्या आ गया, इक्विलिब्रियम। तो ये कंसंट्रेशन किसकी है, रिएक्टेंट की, और ये किसकी है, प्रोडक्ट की। और यहाँ क्या आ गया, देखो ये इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो गया, यहाँ स्टेब्लिश हो गया इक्विलिब्रियम, है ना। अच्छा, एक और केस क्या हो सकता है, एक और केस हो सकता है कि इक्विलिब्रियम थोड़ा और आगे जाए, ठीक है, थोड़ा सा रिएक्शन और फॉरवर्ड गई हो। यहाँ है आपके पास कंसंट्रेशन और यहाँ क्या है, टाइम, ठीक है। तो रिएक्शन जब थोड़ा और फॉरवर्ड गई तो हो सकता है कि जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हो थोड़ी और नीचे तक आई और कम हुई हो,
और प्रोडक्ट थोड़ा और बना हो, तो इस बार हुआ क्या कि कॉन्सिडेंस ये कि दोनों सेम हो गए। देखो ये कॉन्सिडेंस है, प्योर कॉन्सिडेंस, ऐसा आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते किसी भी रिएक्शन को देख के, ये रिएक्शन की नेचर होती है। तो अब यहाँ क्या हो रहा है, जब ये देखो कांस्टेंट हो गए, इक्वल से मतलब नहीं है, कांस्टेंट से मतलब, जब ये कांस्टेंट हो गए तो यहाँ क्या अटेन हो गया है, इक्विलिब्रियम। अच्छा, अगर सोचो रिएक्शन और भी ज़्यादा फॉरवर्ड गई होती तो क्या होता, ठीक है, अगर रिएक्शन और भी ज़्यादा फॉरवर्ड गई होती तो हमारे पास केस थोड़ा सा अलग बनता। यहाँ पे कंसंट्रेशन है और यहाँ टाइम। अब जो रिएक्टेंट है, है ना, वो काफ़ी कम हो जाता क्योंकि रिएक्शन खूब फॉरवर्ड गई, और फिर प्रोडक्ट भी खूब बनता, ये भी खूब बनता, है ना। वैल्यू थोड़ा ऐसे रफली बना रहा हूँ, ठीक है। ओके, कुछ ऐसा ग्राफ आपको दिखाई देता। अच्छा, तो इसमें इक्विलिब्रियम कहाँ है, ये रहा, जो हमने स्टार्टिंग बनाया था लगभग वैसा ही कर रहा। ये मान लो कि यहाँ कांस्टेंट हो गए, तो इस टाइम पे इक्विलिब्रियम मिल जाएगा आपको। अब दिक्कत है कि देखो फर्स्ट जो है ये लेस एक्सटेंट की रिएक्शन है, लेस एक्सटेंट की रिएक्शन, और जो सेकंड है, जो थर्ड है, ये है ना, ये लार्ज एक्सटेंट की रिएक्शन है। लार्ज एक्सटेंट मतलब खूब रिएक्शन फॉरवर्ड गई, तो देखो रिएक्टेंट बहुत कम हो गया और प्रोडक्ट खूब बन गया। तो ये क्या है, ये मॉडरेट एक्सटेंट की, मॉडरेट, ये मॉडरेट एक्सटेंट है ना, ये मॉडरेट एक्सटेंट की रिएक्शन। तो एक्सटेंट का मतलब ये होता है कि कितना प्रोडक्ट बन रहा है। तो अब देखो ये तीनों ही केसेस में इक्विलिब्रियम है, देखो तीनों ही केसेस में क्या है, इक्विलिब्रियम है। लेकिन आप सोचो कि इक्वल वाला केस दिमाग में लेना, इक्वल वाला एक केस हो सकता है। अब जैसे यहाँ देखो फर्स्ट केस में इक्विलिब्रियम पे रिएक्टेंट ज़्यादा है, प्रोडक्ट कम है। थर्ड केस में प्रोडक्ट ज़्यादा है, रिएक्टेंट कम है। बीच वाले केस में दोनों इक्वल है, दैट इज कॉन्सिडेंस, है ना। तो ये जो ग्राफ है ये रिएक्टेंट का है और ये किसका है, प्रोडक्ट का है। तो हमने क्या सीखा कि इक्विलिब्रियम पे जो भी ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज़ हैं या जो मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ हैं ये कांस्टेंट हो जाती हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, इक्वल होंगी, दैट इज कॉन्सिडेंस, दैट इज नॉट नेसेसरीली, मतलब हमेशा नहीं होगा, है ना। सो बाकी जो इसका आगे का पार्ट है वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। लॉ ऑफ मास एक्शन से हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।